नमस्कार, हम एक बार फिर हाजिर हैं और आज भी मुद्दा अडानी से जुड़ा है। साथ साथ आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अडानी, बजट, भारत, हिंडनबर्ग सबका क्या रिश्ता है। सबसे पहले थोड़ा भारत की बात कर लेते हैं, क्योंकि एक विदेशी कंपनी, एक अमेरिकी कंपनी, 5 सट्टेबाजों की अमेरिकी कंपनी ने अडानी पर आरोप लगाया। अडानी आप सब लोग जानते हैं कि तीसरे नंबर के रईस से अब टॉप 10 की लिस्ट से बाहर हैं, 11वें नंबर पे पहुंच गए हैं, 12वें पे अंबानी हैं। उस पोजीशन में थोड़ा भारत को भी समझने की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बार बार अडानी पर यह आरोप लगता है या लग रहा है, जब से हिंडनबर्ग की रिसर्च सामने आई है कि अडानी के पास इतना कर्जा है, इतना ज़्यादा कर्जा है, उनके पास एसेट्स कम हैं, वो देश छोड़ के भाग जाएंगे, उनके पैसे डूब जाएंगे, सबके देश कंगाल हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें, बहुत अलग अलग तरीके से बात हो रही है। ख़ास तौर पे जब लोगों को ये मालूम हुआ कि LIC के पैसे अडानी की कंपनी में लगे हैं, तो बहुत लोगों की चिंता बढ़ गई और चिंता जायज़ थी। LIC ने कहा कि उसकी पूरी संपत्ति का 1% से भी कम 0.98% पैसा जो है वो अडानी की कंपनी में लगा है, और जो पैसा उसके अडानी की कंपनी में लगा है उसके शेयर्स ऊपर हैं, यानी कि पैसा उसका सुरक्षित है। जितने पैसे उसने लगाए थे उससे ज़्यादा हैं। ये LIC का बयान है। मैं भारत की बात इसलिए कर रहा हूं कि अडानी को समझने से पहले थोड़ा भारत को भी समझ लेते हैं। भारत की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो तकरीबन 250 लाख करोड़ की है। जो बार बार सरकार या भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं 3 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात, वो तकरीबन उतना ही आता है। भारत पर जो कर्ज है वो 205 लाख करोड़ का है। अब आपकी स्थिति आप समझिए कि कर्ज भी हमारे पे कम नहीं है, कर्ज बहुत ज़्यादा है। कर्ज इसलिए ज़्यादा है कि वो हर साल 5-7 लाख करोड़ बढ़ जा रहा है। क्यों बढ़ जा रहा है कि भारत सरकार की जो टैक्स से या कंपनियों के जो दूसरे स्रोत होते हैं उनसे जो पूरी कमाई है भारत सरकार की, वो तकरीबन 32-33 लाख करोड़ की आती है। और भारत सरकार का जो बजट है सालाना, वो 40 लाख करोड़ का आसपास का होता है। तो 40 लाख करोड़ का बजट हो, कमाई आपकी 32-33 लाख करोड़ है, तो 7-8 लाख करोड़ का आपका जो डेफिसिट है वो हर साल दिखता है। और वही कर्ज बढ़ते बढ़ते अब हो गया है 205 लाख करोड़ का। और ये कर्ज क्यों होने लेना पड़ता है? क्योंकि भारत में सबको मुफ्त चाहिए, लोगों को चीज़ें, बिजली भी मुफ्त चाहिए, पानी भी मुफ्त चाहिए, और मुफ्त की जो चीज़ें पेश करती हैं वो सरकारें भी चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में क्या है कि जब आप मुफ्तखोरी की आदत डालेंगे तो ये पैसा तो कहीं ना कहीं से आएगा, या तो आपकी कमाई होगी, या कमाई नहीं होगी तो खर्चे बढ़ेंगे, तो फिर कहाँ से पूरा करेंगे? तो कर्ज लेंगे, तो ये कर्ज बढ़ता है। लेकिन चूंकि भारत की साख अच्छी है पूरी दुनिया में, और चूंकि हम अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ रहे हैं, तो ये कर्ज हमको मिल रहा है। आज नेपाल को, आज पाकिस्तान को, आज श्रीलंका को तो कर्ज नहीं मिल रहा। श्रीलंका और पाकिस्तान अगर कर्ज लेना चाहें भी तो आज नहीं मिलेगा, क्योंकि उनकी परिस्थितियां सबको मालूम है। इसलिए कर्ज जिसको मिलता है वो बिल्कुल उसके साख से जुड़ा मामला है। उसकी साख अच्छी है तभी उसको कर्ज मिल रहा है। तो कर्ज लेना और कर्ज पे काम करना कोई बहुत बुरी और ख़राब चीज़ नहीं है। कर्ज, बिजनेस, व्यापार कर्ज पे ही चलता है। कर्ज बैंक के कर्ज हो, या इन्वेस्टमेंट कहीं से आया हो, कोई कंपनी कर्ज दे रही हो, या उसी से सिस्टम चलता है। परिस्थिति क्या है कि क्या वो कर्ज लेकर के भाग जाएंगे? क्या वो विजय माल्या की तरह लंदन आके बस जाएंगे और फिर वहाँ उनके पैसे, वहाँ बैंक वाले उनके पीछा करते रहेंगे? इस परिस्थिति में और अडानी की परिस्थिति में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अडानी के पास एयरपोर्ट्स हैं, पोर्ट्स हैं, सीमेंट की कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत सारा सिस्टम उनके पास है, रिफाइनरीज हैं, आप ग्रीन एनर्जी में काम कर रहे हैं, सड़क बना रहे हैं, सीमेंट की कंपनी है, अब आटा, चावल, दाल और इन सब की जो कंपनी है, घरों में सामान पहुंचाने वाली फॉर्च्यून ब्रांड, वो भी अब उनका है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पर मजबूत करती है, तो वो भागने का डर नहीं है। अब भरोसा लोगों में कैसे वापस आए, उसका एक नमूना ये है कि FPO, जिसको लेकर के पूरा ये सिस्टम खड़ा हो रहा था, तो FPO जो आखिरी दिन था मंगलवार, उस दिन 20,000 करोड़ के अडानी के FPO पूरे सब्सक्राइब हो गए। जब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट जारी की तो ये दबाव था अडानी पर कि वो FPO में अपने प्राइस कम करें, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और वो जवाब दिया उन्होंने 414 पन्ने का, और उसके बावजूद उन्होंने कोई उस पर कमी नहीं की। और आज परिस्थिति ये है कि फुल सब्सक्राइब हो गया। यानी एक तरीके से हिंडनबर्ग की रिसर्च की हवा FPO ने निकाली है।
अब बाजार कैसे रिएक्ट करेगा आने वाले दिनों में, इस पे डिपेंड करता है। हवा कैसे निकली भाई, अबू धाबी की कंपनी ने पहले घोषणा की कि वो 3000 करोड़ से ज़्यादा का IPO में इन्वेस्टमेंट करने को राजी है। तो इसलिए जब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब भरोसा जगा अडानी की कंपनी में, LIC ने स्टेटमेंट दिया कि भाई मेरे तो 1% ही पैसे लगे हैं, तो धीरे धीरे लोगों का भरोसा जगा। आपका भरोसा इसलिए भी जगना चाहिए क्योंकि देखिए, आपका लाभ किसी और का लाभ के शर्त पे हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि किसी और का नुकसान करके अपना लाभ करते हैं, चलिए एक बार हम उसको भी माफ़ कर देते हैं, लेकिन वो जिसका आप नुकसान कर रहे हैं और अपना लाभ ले रहे हैं तब तो ठीक है। आप किसी का नुकसान कर रहे हैं और लाभ किसी तीसरे व्यक्ति का हो रहा है, ये कौन सी समझदारी है? ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हिंडनबर्ग कंपनी है, रिसर्च कंपनी, वो शॉर्ट पोजीशंस लेती है। शॉर्ट पोजीशंस क्या है? शॉर्ट पोजीशंस कोई कामसूत्रा का पोजीशन नहीं है। शॉर्ट पोजीशंस आपको समझना होगा। शॉर्ट पोजीशन शेयर मार्केट में ये है, देखिए हम सब लोग जो भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, मैंने आज तक कभी 1 रुपये का कोई शेयर नहीं खरीदा है, लेकिन जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आमतौर पे होता है वो लॉन्ग पोजीशन होता है। 100 रुपये के शेयर्स किसी कंपनी के खरीदे, लाभ होने के बाद 120-150 तक आप जाकर के उसको बेचते हैं, ये लॉन्ग पोजीशन है। शॉर्ट पोजीशन क्या है कि 100 रुपये के शेयर्स आप कंपनी ए से उधार में खरीदते हैं, बी को बेचते हैं 100 रुपये में ही, लेकिन चूंकि आपने उधार में लिया है, आपको पैसा नहीं देना पड़ा, आपका पैसा का इन्वेस्टमेंट बिल्कुल नहीं है, और जिस दिन उसके शेयर गिरते हैं आप उससे फिर वो शेयर 80 रुपये में खरीदते हैं और जिससे उधार लिया उसको वापस कर देते हैं, तो उसके शेयर उसके पास वापस आ गए, उसको और कुछ चाहिए नहीं होता है, उसके अपने शेयर, उसको अपने लाभ के लिए बस उसको अपने शेयर्स रखने हैं, वो शेयर उसके पास वापस आ गए, और बीच का जो मार्जिन 20 रुपये का लाभ है वो आपने कमा लिया। उसमें से कितना उसको स्टेक देना होता है, क्या होना, वो एक अलग टर्म्स कंडीशंस में जाता है। तो हुआ क्या कि पैसे आपने 100 रुपये के शेयर किसी ए कंपनी के किसी बी कंपनी को दे दिए और बीच में आपने उधार लिया और आपने अपना फायदा कमाया। हिंडनबर्ग क्या करती है, जब भी किसी कंपनी पे की रिसर्च लाती है उस पर शॉर्ट दांव खेलती है। आप समझ रहे हैं, एक रिसर्च लाया, उसके शेयर को कम किया और उसके बाद उस शेयर में पैसा लगाया और फिर उसके उधार वालों को शेयर उसका वापस किया और फिर अपना लाभ ले लिया, तो आपका नुकसान कर गई भाई। अब जब शेयर के भाव कम, आपने शेयर में पैसे लगाए हैं अडानी में, अडानी के शेयर कम हो गए, आपका नुकसान हो गया। फायदा किसका हुआ? वो हिंडनबर्ग का हो गया, वो पैसा लेकर के चली गई। तो और आप अडानी को गाली दे रहे हैं, आप समझ रहे हैं कि भाई अडानी ने गड़बड़ कर दी, किसके? तीसरे के कहने पे। और वो क्या कर रहा है, वो अडानी के पैसे से आप लाभ ले, आपके शेयर्स के पैसे कम हो गए और उसका लाभ हो गया। इसको समझिए, ये परिस्थितियां आपके लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, अडानी के लिए भी ठीक नहीं है। बजट है, बजट के बाद चीज़ें बहुत सारी बदलेंगी, बाजार स्थिर है, बाजार में बहुत ज़्यादा हलचल नहीं है, लेकिन बजट के बाद थोड़ी बहुत हलचल होगी। और अगर आप भरोसा जताए रखेंगे तो देश के लिए हित में भी है, क्योंकि देखिए कॉरपोरेट के खिलाफ एक कैंपेन पूरे हिंदुस्तान में चलता है। अब उस दौर से मैं बार बार कहता हूं, 1990 में आप बाहर आ चुके हैं। अब आप कॉरपोरेट के खिलाफ कैंपेन चला करके, कॉरपोरेट के खिलाफ बातें करके देश के विकास में कोई रोल अदा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपको तब सोचना था कि आपको किस तरह का समाज चाहिए था, किस तरह की दुनिया चाहिए थी, किस तरह के लोग चाहिए थे, क्या आप विकास चाहते थे। तो अब वो ज़माना बदल गया है, अब वो कॉरपोरेट की ही चीज़ें चल रही हैं, उसी के सहारे आपको अपने विकास के रास्ते तय करने होंगे। जो ये खाई है अमीरी और गरीबी की, इस पर बहस हम फिर कर लेंगे, क्योंकि ये बढ़ती जा रही है, तो ये कम कैसे होगी, इसके लिए सबसे ज़रूरी है मिडिल क्लास को मजबूत करना। और मिडिल क्लास मजबूत कैसे होगा? जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करेंगे। हाँ, एक बात और इम्पॉर्टेंट मैं कहना भूल रहा था कि जिस कंपनी के अडानी के शेयर भी बढ़े हैं, ऐसा नहीं है कि लगातार गिर रहे थे, अचानक फिर आज मंगलवार को शेयर्स बढ़े हैं, सीमेंट की कंपनी के बढ़े हैं, 1-2 कंपनियों के और बढ़े हैं। तो जिस कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं उसमें वो ग्रीन एनर्जी की कंपनी नहीं है। जो मैंने पहले भी कहा था कि हिंडनबर्ग की जो सारी रिसर्च है वो ग्रीन एनर्जी के फील्ड में काम करने वाली कंपनियों के खिलाफ होती है। ग्रीन एनर्जी भविष्य की कंपनियां हैं, भविष्य की चीज़ें हैं, प्रदूषण से लेकर के तमाम ऐसी चीज़ें हैं, ऊर्जा को के संचयन से लेकर के ऐसी चीज़ों से दुनिया परेशान है। मैं जिस शहर से अभी आपसे बात कर रहा हूँ, यहाँ का AQI लेवल 2 है आज का। दिल्ली में हमको उम्मीद है कि 400 के आसपास होगा। तो ऐसी परिस्थितियों में आज ये चिंतित है, ये देश, ये शहर, ये राज्य, ये इलाका, ये पूरी फटर्निटी आज ये परेशान है कि इस 2 को 2 पे ही रखना है। पूरे ब्रिटेन में अगर 6-7
8 तक चला जाता है AQ अवेलेबल, तो लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में हिंदुस्तान में जहां 400, 300, 200 एक नॉर्मल फेनोमेना हो गया है, वहां पर ग्रीन एनर्जी की कितनी ज़रूरत है। और ग्रीन एनर्जी में भारत सरकार ने एक और कदम उठाया है कि 200 करोड़ रुपए से कम के टेंडर्स में कोई विदेशी कंपनी शामिल नहीं होगी, वो भारत की ही कंपनी होगी। यानी उन्हीं के लोग, इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की बात है, उन्हीं के लोगों के लिए है। इसलिए इसको थोड़ा गौर से समझिए। कोई सवाल हो तो ज़रूर करिए, बायस बिल्कुल मत होइए, क्योंकि मैं सिर्फ सच बोलता हूँ।